तो प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का पहला एपिसोड है, बहुत ही नया, मजेदार और बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझने के लिए भी मिलेगा। आज की इस कक्षा में हम शुरू कर रहे हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र को। पहले एपिसोड में, पहली क्लास में हमने देखा था कि हम कैसे पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों की डेट को याद करेंगे, यानी उनकी जन्मतिथि को कैसे याद करेंगे। यदि आपको उनकी जन्मतिथि को सीक्वेंस में लगाना हो तो आप कैसे लगाएंगे। चलिए एक दो रिकैप कर लेते हैं और देखते हैं कि मेरे साथियों को याद है जन्मतिथि की भूल गई। जैसे सबसे पहले हमारे प्लेटो साहब थे, तो प्लेटो साहब की जो जन्मतिथि है आप लोग को याद है कि नहीं। मैंने बताया था कि प्लेटो कैसा आदमी था, बहुत ही 420 आदमी था। ठीक है, 420 था, इसलिए 7 साल बाद उसको 3 बार 47 से मार दिया गया। माने 47 जो बंदूक होती, बस ये उसकी जन्मतिथि थी। तो 20 धन 7 यानी वो बहुत ही 420 था, यानी 427 से 347 ऐसे याद करा था। लोंगिनुस, मैंने कहा था कि लोंगिनुस का समय क्या है, तो लोंगिनुस को हमने बताया था कि लौंग से याद करना है। लौंग, तो देखिए अगर किसी बंगाली के यहां आप जाइए भोजन करने के लिए, पहली बार भोजन करने जाइए, तीसरी बार भोजन करने जाइए, तो आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? लोंगिनुस खाबो दादा, लोंगिनुस खाबो दादा, यानी कि लौंग खाएंगे दादा। लौंग को हम लोंगिनुस से याद किए थे। प्रथम और तृतीय शताब्दी में उनका जन्म माना जाता है। इस तरह से हम लोगों ने सबको याद कर लिया था। वर्ड्सवर्थ ऐसे याद किया था, तो वर्ड्सवर्थ में सा आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो फिर जब आप किसी की शब्द को चुप कराते हो क्या कहते हो? स, यानी 1770 दोनों में सा आ रहा है। इस तरीके से कुछ हम लोगों ने ट्रिक अपनाए थे, जिन ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने ये पूरी चीजें पढ़ी थी। ठीक है, तो चलिए आज कुछ और मजेदार फैक्ट पढ़ेंगे जो आप सबकी परीक्षाओं के लिए निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पिछली क्लास खुल तो रही है साथी? तो साथियों चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार आप सब फटाफट कमेंट कर दीजिए कि आवाज जा रही है, वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक बार सभी लोग सूचित कर दीजिए। चलिए, तो साथियों पहली क्लास में हमने पढ़ा था प्रमुख काव्य शास्त्रियों का समय कैसे याद रखें। देखिए उसकी 2 क्लास चली थी। एक क्लास 2 से 3 मिनट तक चली थी, तकनीकी खराबी की वजह से उसको डिलीट कर दिया गया। उसके बाद दूसरी क्लास चली थी जो अभी यूट्यूब पर पब्लिक है, जाके उस क्लास को देख लीजिएगा, वो क्लास पूरी है। ठीक है, अब साथियों आज की क्लास में हम शुरुआत करने से पहले आपसे यह बात करेंगे कि अगर हमें पिछली क्लास में कुछ चीजें रिकैप करना हो, याद करना हो, तो कैसे करेंगे। जैसे मैंने आपसे बताया था कि प्लेटो का अगर हमें समय याद करना हो तो कैसे याद करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था याद करने की ट्रिक, कि प्लेटो जो था बहुत 420 था। कैसा था? 420 था। इस वजह से जब वो 7 साल का था तो उसे 3 बार AK-47 से गोली मरवा दी गई। ये हो गया, यानी 427 से 347 ऐसे याद करवाया था, याद होगा आपको। लोंगिनुस को मैंने याद कराया था कि लोंगिनुस, तो मैंने कहा अगर किसी बंगाली के यहां आप खाना खाने जाइए, बंगाली के यहां खाना खाने गए, तो बंगाली के यहां जैसे खाना खाने पहुंचेंगे, खाना खा लिया आपने, फिर आपसे क्या कहेगा? दौदा दौदा लोंगिनुस खौबे। लोंगिनुस यानी लौंग हमने कहा था, तो लोंगिनुस। अब आप उसके यहां चाहे पहली बार खाना खाने जाएं तब, या तीसरी बार खाना खाने जाएं तब, किसी भी बार जाएं, वो आपसे पूछेगा कि दादा लोंगिनुस खौबे कि न खौबे ना। तो लोंगिनुस का समय पहली या तृतीय शताब्दी हो गया। ठीक है, इसी तरीके से वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ, तो वर्ड का मतलब मैंने बताया था शब्द, शब्द में आया स, यानी 3 बार स लिख दीजिए। स स स, एक से वर्ड्सवर्थ हो गया, एक से 1700 हो गया, और 170 हो गया, यानी 1770 हमने आपको याद कराया था। ठीक है,
तो आप लोगों ने सभी डेट याद कर ली होगी, मैं ऐसी कल्पना करता हूं। ठीक है, चलिए अब आज शुरुआत करेंगे सबसे पहले सुकरात से। सुकरात एक दार्शनिक था, सुक्रेटो। सुकरात कौन थे? एक दार्शनिक था। आप जानते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है तो बहुत डीप जाके इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुकरात जो है एथेंस के प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे। ये कौन थे? यूनानी दार्शनिक थे। या लिख लेते हैं यूनान के निवासी थे। ठीक है, और यहां लिख देते हैं दार्शनिक थे। ठीक है, अब ये दार्शनिक थे। सुकरात ने बहुत सारे ऐसे कथन और ऐसी बातें बताई जो उस समय राजा के लिए बहुत ही ज्यादा उल्टी साबित हो रही थी। अब देखिए, राजतंत्र था, जैसे आज प्रजातंत्र है, तो राजतंत्र में अगर आप कोई ऐसी विरोधाभास बातें करेंगे, विरोधाभासी बातें करेंगे जो राजा को पसंद नहीं है, तो राजा तो आपको मरवा ही देगा। और इन पर आरोप यह लगता था कि आप भैया जो युवा पीढ़ी है उसको बर्बाद कर दे रहे हैं। क्या करने का आरोप लगता था? कि युवा पीढ़ी को आप बर्बाद कर देते हैं। तो इसकी वजह से इनको मृत्युदंड दे दिया जाता है। लेकिन इन्होंने अपना एक शिष्य भी बनाया। शिष्य का नाम क्या था? प्लेटो था। तो सुकरात को हमें बस इतना ही पढ़ना है। अगर कभी अनुक्रम पूछ ले या ये पूछ ले कि गुरु शिष्य परंपरा पूछ ले, तो ये याद रखना है कि सुकरात के शिष्य का नाम क्या था? प्लेटो था। और प्लेटो के शिष्य का नाम क्या था? अरस्तु था। ठीक है, तो अब हम कहां शुरुआत करेंगे? प्लेटो से शुरुआत करेंगे। ठीक है, किसे शुरुआत करेंगे? हम प्लेटो से शुरुआत करते हैं। चलिए, पाश्चात्य काव्य चिंतन की जो परंपरा है वो कब से मानी जाती है? यहां लिखेंगे पाश्चात्य काव्य चिंतन की परंपरा 5वीं सदी ईसा पूर्व से मानी जाती, यानी लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पाश्चात्य काव्य चिंतन की परंपरा मानी जाती है। अब इनमें 5वीं सदी ईसा पूर्व कौन कौन से दार्शनिक मिलते हैं उनके विषय में हमको पढ़ना नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में कौन पाश्चात्य दार्शनिक थे या नहीं थे। ऐसा प्रश्न बन सकता है, यानी कि वो ऑप्शन में उनका नाम हमारे सामने रखा जा सकता है, जिसमें पूर्व हेसियड, सोलन, पिंडार और तो ये दार्शनिक मिलते हैं। और इसके अलावा एरिस्टोफेनिस, ये मिलते हैं। तो इनको याद नहीं करना है, ठीक है, केवल एक बार माइंड में रख लेना है कि ये दार्शनिक मिलते हैं 3 हमें।
ठीक है, किससे पहले? 5वीं सदी ईसा पूर्व से पहले। और एक नाटककार मिलते हैं एरिस्टोफेनिस। ठीक है, अब यहां तक की जो स्थिति है वो बड़ी मिलीजुली थी। एक व्यक्तिगत विचारधारा के रूप में इसकी शुरुआत कब से होती है? यहां लिखेंगे व्यक्तिगत विचारधारा के रूप में पाश्चात्य काव्यशास्त्र की शुरुआत कहां से होती है? प्लेटो से होती है। देखिए, इसके पहले भी दर्शन था, लेकिन व्यक्तिगत विचारधारा, व्यक्तिगत थॉट या पर्सनल व्यू अगर किसी ने देने का प्रयास किया तो वो कौन थे? तो वो आपके प्लेटो थे। 427 से 347 दिन का समय है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कहां से होती है? तो इनका एक संवाद था, ईओन। ठीक है, कहां से? प्लेटो से होती है। मुख्यतः इसकी झलक ईओन संवाद से मिलती है। ठीक है, तो यहां तक एक सामान्य जानकारी थी। अब जो प्लेटो हैं उनके विषय में सारी जानकारी आपसे पूछी जाएगी। उनका जन्म कहां हुआ, उनके और नाम कौन से थे, उनके गुरु का नाम क्या था, ये सारी चीजें आपसे यहां पर पूछी जाएंगी। चलिए, तो यहां देखते हैं प्लेटो की जन्म संबंधी जानकारी क्या थी। जन्म कहां हुआ उनका? अभी हम लोगों ने बता दिया था आपको, एथेंस में हुआ था। एथेंस को हम किस लिए जानते हैं? तो एथेंस को हम ओलंपिक खेलों की वजह से जानते हैं। तो एथेंस में इनका जन्म हुआ था। अरिस्टोक्लीस मूल नाम इनका पूछता है, तो अरिस्टोक्लीस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। इनका मूल नाम पूछेगा, इनके गुरु के द्वारा दिया गया नाम, गुरु के द्वारा दिया गया नाम क्या नाम था? प्लाटून। प्लाटून। अब देखिए, इसे जरूर याद रखिएगा कि इसे अगर याद करना हो कि प्लाटून नाम उन्होंने क्यों दिया, एक मजेदार ट्रिक है। प्लाटून, देखिए अभी आप माघ मेले में गए होंगे या नहीं गए होंगे, तो आप पीपा का पुल जरूर जानते होंगे। प्लाटून पुल उसे कहते हैं, पीपा का पुल, प्लाटून पुल। तो ये इनका जो व्यक्तित्व था वो ऐसे ही था, इस वजह से इनको क्या कहा गया होगा? प्लाटून कहा गया होगा। ठीक है, तो एक ट्रिक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके गुरु के द्वारा नाम जो प्लाटून दिया गया। अरबी और फारसी नाम जो था इनका, ये जरूर आपको याद रहेगा। हम लोग जब लड़ाई झगड़ा होता है तो एक दूसरे को यही कहते हैं, जितने बड़े अफलातून हो ना, हम जानते हैं, यही कहते हैं ना। तो क्या नाम था? अफलातून।
इस पे एक गाना भी आया था, अफलातून अफलातून, आपने देखा होगा बहुत पहले, अफलातून के नाम से गाना भी आया था। तो इनके अरबी फारसी नाम जो था वो अफलातून था, और अंग्रेजी का जो इनका नाम था वो प्लेटो था। अंग्रेजी नाम जो था इनका वो प्लेटो था। ठीक है, इतना जान गए आप। अब हम आगे कुछ और बातें करेंगे, जैसे प्लेटो शब्द का अर्थ क्या होता है। तो प्लेटो का जो अर्थ होता है हिंदी में, अर्थ चौड़ा। तो प्लेटो का हिंदी में जो अर्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं, चौड़ा कहते हैं। इन्होंने एक एकेडमी खोली, जैसे आज हम लोग स्कूल खोलते हैं, कोचिंग खोलते हैं, वैसे इन्होंने एक एकेडमी खोली, और उस एकेडमी दार्शनिक विद्यापीठ की स्थापना किया था। इसलिए इन्हें पश्चिमी दर्शन का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है इन्हें, पश्चिमी दर्शन का जनक माना जाता है। ठीक है, अब इनके दर्शन को पढ़ते हैं। तो प्लेटो आत्मावादी या प्रत्ययवादी दार्शनिक थे। तो एक सवाल तो यहीं से पूछ लिया जाता है। देखिए, टीजीटी वालों को ये क्लास ऐसे सुन लेनी है, बहुत ज्यादा रटने और पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक या दो प्रश्न पूछा जा सकता है पाश्चात्य काव्यशास्त्र से, वो भी रचना कार्य सिद्धांत, बस इतना ही। तो इसे बहुत रटने की और लिख कर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस। तो प्लेटो कैसा व्यक्ति था, तो आत्मावादी दार्शनिक था। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहां आत्मावादी और प्रत्ययवादी का मतलब क्या होता है। तो अगर आत्मा और प्रत्यय आपको भूल जाए तो आपको याद रखना है कि प्लेटो जो थे वो दार्शनिक थे। किस तरह के दार्शनिक थे, आदर्शवादी दार्शनिक। प्लेटो किस तरह के दार्शनिक थे, तो आपको यह याद रखना है कि ये आदर्शवादी दार्शनिक थे। ठीक है, और इन्होंने कुछ विषय दिए, दर्शन के कुछ विषय दिए। इन्होंने दर्शन के कुछ विषय दिए। ठीक है, वो कौन कौन से विषय थे, तो विषय देख लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। इनका एक दर्शन है प्रत्यय सिद्धांत। तो जैसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रत्यय सिद्धांत किसका है, ऐसे प्रश्न बनेगा कि प्रत्यय सिद्धांत किसका है। दूसरा, आदर्श राज्य। आदर्श राज्य की कल्पना किसने की, क्योंकि आदर्शवादी थे, तो आदर्श राज्य की कल्पना इन्हीं के यहां मिलेगी। आत्मा की अमरत्व सिद्धि, यह भी महत्वपूर्ण है। आत्मा की अमृत सिद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो यह दिया है प्लेटो ने। सृष्टि शास्त्र,
सृष्टिशास्त्र और ज्ञान मीमांसा। अब अगर हम यूजीसी नेट के सिलेबस पे जाएं कि यूजीसी नेट के सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो अध्याय 3 के साहित्य शास्त्र में, अध्याय 3 के साहित्य शास्त्र में हमें प्लेटो के काव्य सिद्धांत पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है? प्लेटो के काव्य सिद्धांत पढ़ने हैं। अब ये दर्शन के इनके विषय थे। अब इन दर्शन के विषयों के अनुसार प्लेटो का जो काव्य सिद्धांत था वो हमें यहां पर पढ़ना है। यानी प्लेटो ने कौन कौन सा काव्य सिद्धांत दिया है वो हमें पढ़ना है। ठीक है, अब और एक बार समझ लेते हैं। देखिए, इन्होंने एक अनुकृत सिद्धांत दिया है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहां लिखते हैं प्लेटो का प्रमुख काव्य सिद्धांत अनुकृत सिद्धांत है। ठीक है, इनका प्रमुख काव्य सिद्धांत क्या है? अब प्लेटो के विषय में थोड़ी सी बातें आपको बता देते हैं। दरअसल प्लेटो जो थे ये एक आदर्श राज्य बनाना चाहते थे। कैसा राज्य बनाना चाहते थे? आदर्श राज्य बनाना। और उस आदर्श राज्य में यह चाहते थे कि कवि जो है उस आदर्श राज्य में न रहे। क्यों न रहे? क्योंकि ये मानते थे कि जो कवि होता है वो अपनी बात को किसी के ऊपर थोपता है, और ये मानते थे कि कोई कवि सहज ही नहीं बन सकता है। काव्य की जो प्रेरणा है, काव्य लेखन की जो प्रेरणा है, वो अपने आप नहीं आ सकती, वो किसी न किसी के कृपा से आएगी। और काव्य लिखने की प्रेरणा किसकी कृपा से आएगी? तो देवी की कृपा से आएगी। और कौन सी देवी की कृपा? हिंदू देवी देवता नहीं, इन्होंने म्यूजेस नाम की एक देवी की कल्पना की कि म्यूजेस नाम की एक देवी है जिनकी प्रेरणा से ही कोई कवि बन सकता है। यानी अपने से अगर कोई चाहे तो कवि नहीं बन सकता। तो एक तो देवी की कृपा हो रही है, दूसरा ये कह रहे हैं कि जो आदर्श राज्य है उस राज्य में हम कवि को नहीं रहने देंगे। कवि अपनी ही बातों को लोगों के ऊपर थोप देता है। अगर कवि क्या है, मान लीजिए कवि की प्रेमिका छोड़ के भाग गई तो क्या बन जाएगा? वो शायर बन जाएगा और शायरी करेगा, दिलजली शायरियां। तो दिलजली शायरियां सबको पसंद थोड़ी होंगी, वो तो और लोगों के ऊपर थोप रहा है। अगर पत्नी से बहुत अच्छा प्रेम है कवि का तो पत्नी के आलिंगन वाली कविताएं लिखेगा। तो बहुत सारे लोग जीवन में विधुर हैं या उनकी प्रेमिकाएं नहीं है तो उनको कविता अच्छी नहीं लगेगी। इस तरह से मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं कि उनके अनुसार यह था कि कवि क्या करता है, अपने भावों को कविता के माध्यम से और लोगों के ऊपर थोपता है। इसकी वजह से कवि को राज्य में नहीं रहना चाहिए, काव्य को राज्य से, कवि को राज्य से निकाल देना चाहिए। यह बात कौन कह रहा है? यह बात कह रहे हैं प्लेटो, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने साहित्य में रखी थी। अब इन्होंने एक जो सिद्धांत दिया, सबसे पहला जो उनका प्रत्यय सिद्धांत है, इस पर भी बात करेंगे। जो प्रमुख सिद्धांत अनुकृत सिद्धांत उस पर भी बात करेंगे। प्लेटो ने जो एक सिद्धांत दिया उसकी भी बात करेंगे। वो सिद्धांत कौन था? प्रत्यय का सिद्धांत था। एक प्रश्न यहां से हूबहू बनता है, क्या बनेगा? इनमें से कौन सा दार्शनिक आदर्शवादी, आत्मावादी या प्रत्ययवादी था? ऐसा प्रश्न बनेगा। आप देखेंगे कई बार पेपर्स में इस तरह का प्रश्न बना है। तो जब प्लेटो की बात आएगी तो प्लेटो के साथ आदर्शवादी भी पूछा जा सकता है, प्लेटो के साथ प्रत्ययवादी भी पूछा जा सकता है, या प्लेटो के साथ आत्मावादी भी पूछा जा सकता है कि प्लेटो किस प्रकार का दार्शनिक था।
तो प्रत्यय सिद्धांत इनका समझ लेते हैं। तो प्रत्यय का मतलब क्या है इनके? आइडिया या विचार। इनके अनुसार आइडिया या विचार जो है वो क्या है? वह प्रत्यय है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि ये आइडिया और विचार जो होता है यही चरम शाश्वत सत्य है। यानी जो हमारे दिमाग में आइडियाज हैं या जो विचार हैं या जो थिंकिंग है वही क्या है? वही चरम सत्य है, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। और ईश्वर कौन है? ईश्वर उसका क्रिएटर है। यानी आपके मन में जो ख्याल आते हैं, जो विचार आते हैं, उसको बनाने वाला कौन है? ईश्वर है। और जो विचार आपके मन में आते हैं वही विचार ही सत्य हैं। ठीक है, और ये जो जगत है, जगत के विषय में उन्होंने क्या कहा? आप अगर दार्शनिक अवधारणा पढ़े होंगे, भारतीय दार्शनिक अवधारणा, तो मैंने उसको बताया था कि तीन ही चीजों में पूरी चीजें लिपटी हुई हैं: आत्मा, परमात्मा, जगत। आत्मा से परमात्मा के मिलन में जगत बीच में आ जाता है। कभी मोह माया जगत के बीच में आ जाती है, कभी ईश्वर के साथ जगत को एक किया जाता है और कभी उनको अलग किया जाता है, कभी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कहा जाता है। तो ये अवधारणा भारतीय शास्त्र में थी। जब पाश्चात्य काव्य शास्त्र में चलते हैं तो जगत के लिए क्या कहा गया कि यह वस्तु जगत प्रत्यय या अनुकरण है। वस्तु जगत प्रत्यय या अनुकरण है। यानी अगर हम कोई भी चीज इस दुनिया में देखें तो वो क्या है? प्रत्यय है या अनुकरण है। अब आप एक एक चीज को देखिए। जैसे आपने जेसीबी देखा, जेसीबी देखा है आपने? आप सोचकर मुझे बताइए कि जो जेसीबी बनाई गई है वो किस कीड़े, एक कीड़ा होता है, आपने देखा होगा, छोटा सा कीड़ा होता है, तो जेसीबी के आकार का होता है, उसी तरीके से बनाया गया। इसी तरीके से जो बुलेट ट्रेन होती है या जो भी फास्टेस्ट ट्रेन होती है, जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा, वंदे भारत जो भी ट्रेन है, जो सुपर स्पीड या सेमी स्पीड की ट्रेनें होती हैं, उनके आकार कैसे होते हैं? उनका मुंह जो होता है ऐसे होता है। अब ध्यान से देखिए, यह भी कल्पना हमने कहां से की है? हमने प्रत्यय जगत से की है। इस जगत से की है। पक्षी है जो बहुत तेजी से उड़ता है और हवाई जहाज की नोक भी ऐसे ही होती है ना। तो ये सारी चीजें हमने कहां से किया? नकल किया। जेसीबी के लिए एक टिड्डा होता है, ग्रास ऊपर, उसकी नकल से हमने जेसीबी बना लिया। हाथी है, हाथी की सूंड देखिए, जेसीबी वाला काम करती है। यानी हमने जो भी क्रिएशन किया वो कैसे किया है? वो कहीं ना कहीं उस रूप में वो चीजें थी हमारे पास, हमने उसको उस तरह से उसे कन्वर्ट कर लिया। तो जगत क्या है? वस्तु जगत प्रत्यय या अनुकरण है। ठीक है, तथा कला जगत वस्तु जगत का अनुकरण है। कला जगत वस्तु जगत का अनुकरण। ठीक है, वस्तु जगत प्रत्यय का अनुकरण है और कला जगत वस्तु जगत का अनुकरण है। कला का मतलब क्या हो गया? कला का मतलब हो गया कि हमने, मान लीजिए, एक शेर की तस्वीर बनाई। तो शेर की तस्वीर हमने कैसे बनाई? वस्तु जगत से हमने देखा
कि शेर ऐसे होता है, उसकी 4 टांग होती है, उसका मुंह होता है, जबड़ा होता है। तो हमने क्या किया, कला जगत से उस चीज को कैसे बनाया, वस्तु जगत से अनुकरण करके। तो जो वस्तु जगत हमारा है उसी से अनुकरण करके हमने कला जगत में उस चीजों को लाके रख दिया। तो वस्तु जगत प्रत्यय या अनुकरण है। ठीक है, समझ गए? वस्तु जगत क्या है, प्रत्यय या अनुकरण है। कला जगत वस्तु जगत का अनुकरण है। कला जगत जो है वो वस्तु जगत का अनुकरण है। यानी हम अगर यहां से देखें तो ईश्वर क्या है, ईश्वर सत्य है, क्रिएटर है। वो ईश्वर कौन है, क्रिएटर है, सारी चीजों को बनाता है। उसने हमारे दिमाग में क्या लाया, आइडिया लाया। आइडिया क्या है, आइडिया जो है यानी विचार जो है वह सत्य है। प्लेटो के अनुसार ईश्वर क्या है, विचारों को जन्म देता है, क्रिएटर है। और वह क्या क्रिएट करता है, आइडिया यानी विचार यानी प्रत्यय। और आइडिया क्या है, आइडिया सत्य है। ठीक है, यानी कि कोई आइडिया दे दिया गया। अब जो आइडिया दिया गया इसके बाद वस्तु जगत प्रत्यय का अनुकरण है। वस्तु जगत जो है वो प्रत्यय का अनुकरण है। अब ये जो आइडिया है ये प्रत्यय है। जो मन में आइडिया आया उसी को वस्तु जगत में बना दिया गया। जो भी दिमाग में आया, ईश्वर ने जो भी आइडिया दिया, जो भी विचार दिया, जो सत्य था उसी को वस्तु जगत में बना दिया गया। कोई भी आइडिया ईश्वर ने दिया मन में, आपने उसको कहां बना दिया, वस्तु जगत में लाकर बना दिया। ठीक है, कला तथा वस्तु जगत का अनुकरण है। इस प्रकार कला जगत अनुकरण का अनुकरण होने से सत्य से 3 गुना दूर है। अनुकरण असत्य होता है। यानी ईश्वर एक है, ये 2 है और ये 3 है। यानी जो चीजें हमने बनाई, ईश्वर के बाद आइडिया, आइडिया के बाद वस्तु, तो यह सत्य से 3 गुना दूर है। क्योंकि ईश्वर सबसे ऊपर बैठा है, ईश्वर सत्य है। आइडिया प्रत्यय वो दूसरे स्थान पे है और वस्तु जगत तीसरे स्थान पे है। यानी अगर हम कोई चीज जब बना रहे हैं, जो वस्तु जगत हमारा है, ये वस्तु जगत जो ईश्वर है उससे 3 गुना दूर है। इसको हम इस ग्राफ के जरिए जान सकते हैं। विचार या प्रत्यय का हमने अनुकरण किया, फिर क्या बना, वस्तु जगत बना। और वस्तु जगत का फिर हमने अनुकरण किया, फिर हमारा कला जगत बना। चलिए अब इसे और आसान कर देते हैं। मान लीजिए कि जो ईश्वर के विचार में आया, ईश्वर के जगह विचार में क्या आया कि वो मनुष्य को बना दे। ईश्वर के विचार में आया कि वो किसी मनुष्य को बना दे। ठीक है, ईश्वर सत्य है, उसके विचार में आया, वो उसने उस विचार का अनुकरण करके मनुष्य को बना दिया। अब इस मनुष्य जो कि वस्तु जगत है, इस वस्तु जगत का हिस्सा है, और इस वस्तु जगत का अनुकरण किसी ने किया और कला जगत में उसे गुड़िया या गुड्डा बना दिया। क्या बना दिया, गुड़िया या गुड्डा बना दिया, या इस पर कोई कविता लिख दी, या इस पर कोई नाटक बना दिया, या इसका कोई क्रिएशन बना दिया ना, कुछ भी इस पे उन्होंने बना दिया। यानी ईश्वर के विचार की उत्पत्ति जो मनुष्य था उसका अनुकरण करके कवि ने कला जगत में क्या बना दिया, गुड़िया या गुड्डा बना दिया। अब ये जो चीज है वो सत्य से जो गुड्डा है, जो कला जगत में जो चीज कविता लिखी गई या गुड़िया बनाई गई या गुड्डा बनाया गया या शेर बनाया गया, जो भी बनाया गया, या उस पर कविता लिखी गई या नाटक लिखा गया, वो कहां, इस विचार से
3 गुना दूर है। इस विचार से कितना दूर है? तो अनुकरण असत्य होता है। अब यहां ध्यान रखिएगा, प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो कहता है अनुकरण असत्य होता है। यह चीज आप जरूर याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन कहता है कि अनुकरण जो है वो असत्य होता है। ठीक है, अब यहां बात करता है कवि सत्य से त्रिधा अपेत दूर है, इसलिए उसे आदर्श राज्य में नहीं रहना चाहिए। तो जो अंत में कंक्लूजन निकल के आता है वो यही निकल के आता है कि ये जो प्रश्न पूछा जाएगा कि किसने कहा कि कवि सत्य से त्रिधा पे दूर है, प्लेटो ने कहा। क्यों कहा है? क्योंकि ईश्वर क्रिएटर है, उसने आइडिया से इस वस्तु जगत को बनाया और इस वस्तु जगत की नकल करके किसी ने कला जगत को बनाया। इस प्रकार से कला जगत ईश्वर से त्रिविधा आपेत दूर है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है 3 रिमूव्ड। ठीक है, तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन दार्शनिक कवियों को राज्य से निष्कासित करने की बात करता है? कौन करता है? प्लेटो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कवि नकलची या चोर होता है, वो अपने मन से कोई चीज नहीं करता, ईश्वर की द्वारा बनाई गई कलाकृति को नकल करके वो कला बनाता है। यानी आप अगर कोई कविता कहानी लिखेंगे, कोई चित्र बनाएंगे, कोई इतिहास लिखेंगे, तो वो ईश्वर के द्वारा बनाए गए क्रिएशन आइडिया से जो वस्तु जगत बना है उसी वस्तु जगत की ही नकल करके आप कोई चीज लिखेंगे। इस वजह से आप नकलची हैं, चोर हैं और सत्य से त्रिधा अपेत दूर हैं। इस वजह से आपको राज्य से निकाल देना चाहिए। यहां तक आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि यहां तक बात आप सबको समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई। एक बार फटाफट लोग कमेंट कर दें। प्लेटो के विषय में जितनी बातें मैंने बताई, ये बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? फटाफट बता दीजिए। यानी कवि अनुकृति की अनुकृति करता है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। कवि अपने मन से कोई काम नहीं करता, वो अनुकृति की अनुकृत करता है। क्योंकि हम और ये वस्तु जगत, ये संसार क्रिएशन है, अनुकृति है ईश्वर की, और उस अनुकृति की नकल करके कवि कला जगत को बनाता है। इसलिए जो कला जगत है वह अनुकृति की अनुकृति है। बस, तो यही है प्लेटो का अनुकृति सिद्धांत। अगर आपसे पूछे तो यह आप बता सकते हैं। तीन चीजें और इसमें मैं आपको लिखा देता हूं, ये मैंने आपको समझा दिया था। तीन चीजें और लिखा देता हूं जिससे चीजें आपकी और
क्या प्रॉब्लम की सॉल्यूशन करे प्रियवर? सर जी हमारी प्रॉब्लम बताइए, क्या प्रॉब्लम है? आपने तो कहीं लिखा भी नहीं है सर जी हमारी प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है बताइए हमसे, क्या हो सकता है? ईश्वर द्वारा रचित जगत ही सत्य है, ईश्वर सृष्टा है। ये तीनों चीजें रखिएगा, कथन और निष्कर्ष स्थापना तर्क में पूछा जा सकता है। ईश्वर द्वारा रचित, ईश्वर द्वारा रचित प्रत्येक जगत ही सत्य है, ईश्वर उसका ईश्वर उसका क्रिएटर है। ये चीज याद रखिएगा। वस्तु जगत प्रत्यय जगत की अनुकृति, वस्तु जगत प्रत्यय जगत की अनुकृति या छाया होने के कारण असत्य है। कला जगत वस्तु जगत का कला जगत वस्तु जगत की नकल या, यहां से लिख दे, अनुकृति की अनुकृति करता है कलाकार अनुकरता है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि जो कलाकार है उसको प्लेटो ने क्या कहा है, तो कलाकार को अनुकर्ता कहा गया है। अब उन्होंने काव्य पर कुछ आरोप लगाए, कवियों पर भी कुछ आरोप लगाए, काव्य पर भी कुछ आरोप लगाए हैं। उन आरोपों को भी यहां हम लिख लेते हैं। प्लेटो का काव्य पर आक्षेप, कौन कौन से आक्षेप लगाए गए हैं? काव्य अनुकृति की अनुकृति, काव्य अनुकृति कवि न केवल स्वयं अज्ञानी है, कवि हाँ, केवल स्वयं अज्ञानी है, बल्कि वह अज्ञान का प्रसारक है, यानी वो अज्ञानता फैला रहा है हर जगह। काव्य क्षुद्र मानवीय भावों, काव्य, अब ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्षुद्र मानवीय भावों या कल्पना पर आधारित
होता है। ठीक है, जो कलात्मक रचनाएं समाज के लिए अनुपयोगी हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि किसके अनुसार क्या है सर, मैसेज को चैट से हटाया जा रहा है बार बार। प्रभु जी, कोई मैसेज को चैट से हटाता नहीं है। अभी तो आपका दिख रहा है, 2 मैसेज आपका दिख रहा है। आप एक बार अपनी समस्या को लिख के एक बार यहां पर पेस्ट कर दीजिए। जितना देर में आप इस बात को लिख रहे इतने देर में तो अपनी आप प्रॉब्लम लिख दिए होते, तो हम देख लेते कि क्या समस्या है आपकी। ठीक है, तो ये आपने 3 फैक्ट देख लिए। चौथा देखते हैं, काव्य लोगनों में वासनाजन्य क्षुद्र भावों को काव्य लोगों में वासनाजन्य क्षुद्र भावों को जगाता है। ठीक है, कवि समाज में अनाचार एवं दुर्बलता का कवि समाज में अनाचार या दुर्बलता का पोषण करने का अपराधी है। भाई इतनी देर में देवी जी, क्या नाम है आपका, करुणा जी, इतनी देर में तो आप प्रॉब्लम एक बार बता देती है। अब मैं अगर शुरू से सारे कमेंट पढ़ूं तो सारे कमेंट नहीं पढ़ता हूं क्योंकि पढ़ाने में डिस्टर्बिंग रहती है। तो अब यहां अगर देखूं, सर पिछली क्लास नहीं खुली, एक ये आया हुआ है, बाकी गुड इवनिंग आया, नमस्कार आया है। आपसे निवेदन है, पैर छू के निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, प्रॉब्लम एक बार इस बार लिख दीजिए। ठीक है, आप एक बार प्रॉब्लम लिख दीजिए, मैं देखता हूं कि उसका क्या सॉल्यूशन मुझसे निकल सकता है। तो आप ये सबसे लास्ट में देख लीजिए कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने लिखी कि काव्य लोगों में वासनाजन्य क्षुद्र भावों को जगाता है। वासनाजन्य यानी अब मान लीजिए किसी ने रोमांटिक कविता लिखी, तो यह कविता पढ़ के स्वाभाविक है किसी के मन में वासना की जागृति होगी। बहुत सारे ऐसे भी काव्य लिखे जाते हैं जो काव्य की श्रेणी में नहीं आती, चीजें जो सबके लिए उपयोगी नहीं होती हैं, वह क्षुद्र भावों को जगाता है। समाज में अनाचार या दुर्बलता का पोषण करने का अपराधी भी है कवि। यानी कवियों को इतना आड़े हाथों किसी दार्शनिक ने नहीं लिया था जितना इन्होंने लिया। तो ये सारे कथन पूछे जा सकते हैं, यह किसकी मान्यता है। ठीक है, अब देखिए उन्होंने किस तरह की कविताओं को अच्छा माना। उन्होंने किस तरह की कविताओं को अच्छा माना, यह भी एक सवाल है कि उन्होंने कहा वह कविताएं अच्छी हैं जिसमें देवताओं की गाथा हो या वीर पुरुषों की गाथा हो। तो देवताओं और वीर पुरुषों की गाथा अगर किसी कविता में है तो उस तरह की कविता को उन्होंने अच्छा माना। ठीक है, ये
बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब चलिए आपको इनकी रचनाओं की तरफ ले चलते हैं। अब आपने इनका जो सिद्धांत है वो समझ लिया। अब इनकी रचनाओं की तरफ चलते हैं और इनकी रचनाएं जो हैं वो अक्सर भूल जाती हैं। इनकी रचनाएं क्या होती हैं? अक्सर भूल जाती हैं। करुणा जी कहां चली गई? बताइए क्या प्रॉब्लम है? मैं आपका ही कमेंट बार बार पढ़ रहा हूं। अब आप बताइए क्या प्रॉब्लम है? चलिए, तो रचनाएं अब देखते हैं कि इनकी कौन सी रचनाएं हैं जो हमें याद करनी है। बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चलिए, इयॉन, आज देखते हैं। मैं इनकी रचनाओं की डेट नहीं याद करनी है। इयॉन एक संवाद है। क्रातिलुस, इयॉन, क्रातिलुस, गोर्गियास, गोर्गियास, पेद्रुस, पेद्रुस, फिलेबुस, फिलेबुस। भाई कमेंट आ गया, देखते हैं क्या कहा। सर जी मेरे प्रॉब्लम है कि मैं विजय श्री बैच पॉलिटिकल साइंस की वजह से मैं लाइव क्लास या रिकॉर्डेड क्लास के नोट्स नहीं बना पाई थी, और अगर आप अब भी ऐप पर जाता हूं तो परचेज दिखाता है। इतनी छोटी सी प्रॉब्लम है। आप इतना दिन से हमारे यहाँ पढ़ रही हैं, इसका मतलब आप गंभीर नहीं है, सीरियस स्टूडेंट नहीं है। सीरियस और गंभीर स्टूडेंट को सारी समस्याओं का समाधान पता होता है। आपका कोर्स जो है वो एक्सपायर दिखा रहा है, तो आप बहुत दिन बाद क्लास देखने आई होंगी। एक नंबर है 83, 18, 48, 92, 91। इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए और वहां अपनी समस्या को लिखिए कि हमारा कोर्स एक्सपायर हो गया, हमारी वैलिडिटी बढ़ा दी जाए। बस इतना ही काम है और आपकी समस्या का समाधान हो गया। तो आप अगर रेगुलर क्लास करती होती तो आपको ये नंबर भी मालूम होता। जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट रेगुलर पढ़ते हैं उनको नंबर मालूम है, कैसे समाधान निकालना वो भी मालूम है। लेकिन आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं है और कोर्स लेके आप भूल गई, फिर एकाएक आपको लगा कि पढ़ाई करनी चाहिए, इस वजह से प्रॉब्लम आई। कोई बात नहीं है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं इनकी जो रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं को आज हम याद भी करेंगे। क्या करेंगे साथियों? इनकी रचनाओं को याद करेंगे। चलिए याद करते हैं। इयॉन, क्रातिलुस, गोर्गियास, फेद्रुस और फिलेबुस। इसके बाद विचार गोष्ठी और गणतंत्र। विचार गोष्ठी, गणतंत्र और लॉज, ये इनकी रचनाएं हो गई। 5, 6, 7 और ये 8 रचनाएं। चलिए अब ये 8 रचनाएं मैं आपको याद करवा देता हूं। भाई हम आपके चरण कहां है? मैं आपके चरण छू लूं? आपको जो बता रहा हूं आप सुनती क्यों नहीं है? आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए। रिकॉर्डेड क्लास किसी बैच में नहीं डलवाई जाती है। जो बैच आपने परचेज किया था उसमें पूरी क्लास पढ़ाई जाएगी। अगर आपका कोर्स खत्म हो गया होगा तो आपका वैलिडिटी बढ़ा के इस पर आपको पूरी क्लास मिल जाएगी। पूरी रिकॉर्डेड क्लास रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। इसी नंबर के माध्यम से आपको मिल जाएगा। अगर लाइव क्लास चल रही होगी तो लाइव क्लास ही मिलेगी, उसमें रिकॉर्डेड क्लास हम नहीं डलवा सकते हैं। एक ही बैच मिलेगा, या तो लाइव मिलेगा या रिकॉर्डेड। और आपकी पहले क्लास खत्म हो चुकी होगी तो आपको वो वैलिडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, परेशान मत होइए और यहां पर आप व्हाट्सएप करिए। बहरहाल ये मेरा काम नहीं है, ये अगर आप फोन की होती संस्था में तो समाधान हो गया होता। हमारी क्लास के बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस आता है पढ़ाते समय, इस वजह से इस तरह के मैसेजेस को रिस्पॉन्ड नहीं करता हूं, क्योंकि जो लोग पढ़ रहे हैं उनको डिस्टर्ब होता है। चलिए, तो विचार गोष्ठी, गणतंत्र और लाज, एक बार चलिए देखते हैं कि कैसे इन रचनाओं को हम याद करेंगे।
कैसे हम इन रचनाओं को याद करेंगे? इयोन, क्रातिलस, गोर्गियास, फेद्रुस, फिलेबुस, विचार गोष्ठी, गणतंत्र और लॉज। यानी एक माइंड हम मेकअप बनाना है, हमें एक माइंड बनाना है हमें कि जो लॉज है, लॉज का मतलब जानते हैं, कोई एक मकान है, ठीक है, बच्चे कहां रहते हैं? किसी मकान में रहते हैं। कोई घर है, कोई मकान है, उस लॉज में क्या मनाया जाना है? गणतंत्र दिवस मनाया जाना है। उल्टी तरफ से हम इनकी रचनाओं को याद कर रहे हैं। एक लॉज है, उस लॉज में गणतंत्र दिवस मनाया जाना है, ठीक है, और गणतंत्र दिवस में सभी लोग अपने अपने विचार रखेंगे, विचार गोष्ठी होगी, ठीक है, समझ में आ गया? तो एक लॉज है, उस लॉज में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और उस गणतंत्र दिवस में सभी लोग अपने अपने विचार रखेंगे, यानी कि विचार गोष्ठी होगी। समझ में आ गया? अब देखिए, जब यहां पर ये विचार गोष्ठी के लिए लोगों को बुलाया गया कि भाई आइए और अपने विचार को आप यहां पर रखिए, तो एक लड़का आया और वो क्या करता है? माइक ले लेता है। क्या करता है? एक इस तरह से माइक ले लेता है और उस माइक पे बोलता है इयोन, मतलब वो इयोन इयोन करके बुलाता है कि भैया इयोन। हर उसकी एक टेक थी, मतलब उसकी एक टेक थी कि हर बात तो इयोन कहता था। कुछ लोगों का तकिया कलाम होता है ना, कुछ लोग यानी कहते हैं, कुछ लोग कहो तो करते हैं ना, इस तरह से हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ एक टेक होता है। तो हर बात पे क्या कहता है? इयोन। तो कहता है, तो अब ये गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है लॉज में और विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ है। एक लड़का है जिसको क्या किया गया है? इयोन, मतलब माइक दे दिया गया और हर बात पे इयोन इयोन चिल्ला रहा है। क्या चिल्ला रहा है? इयोन इयोन। कहता इयोन। तो जब वो जैसे इयोन कहता है वैसे लोग क्रातिलुस यानी लोग कहते हैं कि अब हम क्रांति कर देंगे। क्रातिलुस, लोग क्या कहते हैं? कि क्रांति कर देंगे। क्रातिलुस, अब इसको कैसे याद रखना है कि जैसे जो वो कहता है इयोन, यानी नारा लगाता है, जैसे कहता है इयोन, तो लोग कहते हैं क्रातिलुस, मैं क्रांति कर दूंगा। क्यों क्रांति कर दूंगा? गोर्गियास, गोर्गियास कहते हैं कि इस गोरे व्यक्ति को यहां से हटाओ। यहां इसका मतलब हम क्रांति समझेंगे, इसका मतलब गोरे समझेंगे। और फेद्रुस का मतलब होगा फेस, और यहां फिलेबुस, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं कि इस इयोन बार बार चिल्ला रहा था, तो कहते हैं कि इस क्रांति करने वाले व्यक्ति को यहां से हटाओ, इस गोरे क्रांतिकारी व्यक्ति को यहां से हटा दो, और नहीं हटाओगे तो फेद्रुस, इसका फेस जो है मैं दुरुस्त कर दूंगा। फेद्रुस, मार के मैं इसका फेद्रुस कर दूंगा। फेस दुरुस्त कर दूंगा। और फिलेबुस, और फिर अपने आप क्या हो जाएगा? ये फिलेबुस हो जाएगा। फिलेबुस का मतलब कैसे याद रखेंगे? फिलेबुस यानी कि फिले का मतलब फिल हो जाना, भर जाना, तो ये फिलेबुस, इसका फेद्रुस फिलेबुस कर दूंगा। मार के भर दूंगा मुंह में, ठूस दूंगा मुंह में, कपड़ा ठूस दूंगा, कुछ भी ठूस दूंगा कि ये बोलना बंद कर देगा। ठीक है, चलिए अब आपने एक कहानी बना ली, अब मैं आपको फिर से सुनाता हूं। दरअसल एक लॉज है, जिस लॉज में गणतंत्र मनाने के लिए एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, और उस विचार गोष्ठी में एक लड़का इयोन इयोन चिल्ला रहा था। तो किसी ने कहा कि अगर इसे यहां से हटा दो, नहीं हम लोग क्रांति कर देंगे, क्रांतिलुस कर देंगे। और अगर इसे नहीं हटाए, ये लड़का कैसा है? गोर्गियास है, गोरा है, इस गोरे लड़के को यहां से हटा दो, नहीं क्रांति करके हम हटा देंगे। नहीं हटाओगे तो क्या करेंगे? पेद्रुस, इसका फेस हम मार के दुरुस्त कर देंगे। और फिलेबुस, इस बुस यानी फिल यानी भर देंगे, बुस, इसके मुंह में बुस भर देंगे हम, फिलेबुस। तो बस यही हुआ। एक लाज में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, और उस गणतंत्र दिवस में सब लोग विचार गोष्ठी का आयोजन किए थे। एक लड़का इयोन इयोन चिल्ला रहा था। लोगों ने कहा कि इसे यहां से हटा दो, ये बहुत ही गोर्गियास है, बहुत गोरा लड़का है, इसे हटा दो यहां से, नहीं तो फेद्रुस कर देंगे, इसके फेस को दुरुस्त कर देंगे, फिलेबुस कर देंगे।
इसके मुंह में फिले, फिले का मतलब फिल कर देंगे, बुश यानी बुश भर देंगे, और नहीं हटाओगे तो क्रांतिलुस, इसे हम क्रांति से हटाएंगे। ठीक है, अब इस प्रकार की कोई घटना हुई नहीं थी, लेकिन एक घटना को हमने इस तरह से क्रिएट किया एक इमेजिनेशन से कि अब ये सारी रचनाएं प्लेटो की हमारी इसमें आ गई। अब आपको ये रचनाएं नहीं भी याद रहेंगी तो बस आपको यही याद रखना है कि फिलेबुस का मतलब फिल कर देंगे बुस से, क्या, फेद्रुस, फेस दुरुस्त कर देंगे, गोर्गियास, इस गोरे लड़के का, क्रांतिलुस, क्रांतिलुस यानी इसे क्रांतिलुस लिखा है, क्रांति से इसे हटाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बार बार विचार गोष्ठी जो गणतंत्र दिवस पे हो रही है उस पे ये इयोन इयोन चिल्ला रहा है। ठीक है, ये योन योन चिल्ला रहा है, जो बहुत गंदी बात है। ठीक है, अब एक बार आप सब कमेंट करके बता दीजिए कि क्या इनकी रचनाएं आपको याद हो गई कि नहीं याद हो गई। ठीक है, मुझे आशा है कि इनकी रचनाएं अब आपको याद हो गई होगी। इन्होंने काव्य सृजन काव्य सृजन को दैवी शक्ति की प्रेरणा माना। दैवी शक्ति और काव्य की देवी म्यूजेस हैं। काव्य की देवी कौन है? म्यूजेस हैं। अब यहां पूछा जाता है कि प्लेटो ने काव्य के कितने भेद माने हैं। इस रचना में क्या है ये नहीं पूछा जाएगा। पहली रचना है, जो पहला काव्य है, अनुकरणात्मक। वह काव्य जो अनुकरण पर लिखा जाता है, इसमें प्रहसन होता है या दुखात्मक नाटक होता है, वर्णनात्मक वर्णात्मक इसमें यह प्रगीत होते हैं, और जिसमें दोनों चीजें मिश्र होती हैं, तो मिश्र के अंतर्गत क्या आता है? महाकाव्य आता है। तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि प्लेटो के अनुसार काव्य के कितने भेद हैं। तो प्लेटो के अनुसार काव्य के 3 भेद हैं, अनुकरणात्मक, वर्णनात्मक और मिश्र। अनुकरण पर यानी जो किसी चीज को देखकर लिखा गया हो, तो प्रहसन या दुखात्मक नाटक। वर्णात्मक में क्या है? जिसमें किसी चीज की डिथरैम्ब उसे कहा गया है प्रगीत के रूप में। और मिश्र क्या है? वो महाकाव्य है। उन्होंने प्रगीत के 3 अंग भी माने हैं। ठीक है, शब्द, माधुर्य और लय। शब्द, माधुर्य और लय, यह इसके 3 अंग माने। ठीक है, अब देखिए, एक प्रश्न कई बार पूछा गया है प्लेटो से संबंधित, कला के मूल्य के संदर्भ में, कला के संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण कैसा था? तो प्लेटो का दृष्टिकोण
उपयोगिता। अब देखिए हमने आपको बताया था कि वो क्या कहता है कि जो कविताएं हैं उपयोगी है ही नहीं है, इसलिए उनको हटा देना चाहिए कवियों को। यानी उसका दृष्टिकोण कैसा था? उपयोगितावादी और नैतिकवादी था। क्योंकि कवि क्या करता है? थोपता है अपनी रचनाओं को किसी के ऊपर ना, भावों को थोपता है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि कला के संदर्भ में, कला के मूल्य के संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण कैसा था? तो वो उपयोगितावादी और नैतिकवादी था। ठीक है। अब एक और चीज है, यानी प्लेटो जो है वो स्वयं कवि भी था। तो कला विषयक दृष्टिकोण प्लेटो का, कला विषयक दृष्टिकोण मानकीय या विधेयात्मक था, विधेयात्मक था। अर्थात प्लेटो बताना चाहता है कि कला कैसी होनी चाहिए। ठीक है, कि कला कैसी होनी चाहिए। दासता मृत्यु से भी भयावह है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। ये कई बार पूछा गया है, कहीं भी पूछा जा सकता है, टीजीटी पीजीटी में भी पूछा जा सकता है। दासता मृत्यु से भी भयावह है, क्योंकि उस समय दास प्रथा थी। तो ये उसकी पुस्तक रिपब्लिक से लिया गया है। रिपब्लिक जो पुस्तक है उसी से ये लिया गया है कि दासता मृत्यु से भी भयावह है। पूछा जा सकता है कि क्या प्लेटो कवि था? तो लिखेंगे प्लेटो कवि था। ठीक है। और ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्स, ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्स में प्लेटो की कविताएं संकलित है। 10:10 पर रात को क्लास होती है। ठीक है, 10:10 से क्लास शुरू करते हैं हम लोग। तो ये प्लेटो का जो सिद्धांत है वो हम लोगों ने आज पढ़ लिया। और सबसे अंत में, एक और फैक्ट लिख लेंगे। प्लेटो वीर पुरुषों की गाथा गाथा या देवताओं के स्रोत वाले
देवताओं के स्रोत वाले कविताओं को महत्वपूर्ण एवं प्रभाव उत्पादक माना है। ठीक है, तो प्लेटो को हम लोगों ने आज पढ़ लिया। याद रहेगा इनकी रचनाएं, इनकी डेट कैसे याद रखेंगे? एक बालक है जो 420 था, 7 साल बाद उसको 3 बार AK-47 से मारा गया, दड़ दड़ दड़। ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। कैसे? 420 धन 7 बराबर 427, 3 बार यानी 3 और 47 माने 47, तो 420 से 347 तक उनका समय है प्लेटो का। प्लेटो आत्मावादी या प्रत्ययवादी दार्शनिक थे। उनके सिद्धांत का नाम अनुकृत सिद्धांत है। और उन्होंने कवि को नकलची या चोर कहा है। कवि नकलची चोर है, इसलिए उसको समाज से बाहर कर देना चाहिए, उसे राज्य में नहीं रहने देना चाहिए। कवि कविता जो लिखता है वह दैवी प्रेरणा से लिखता है, और दैवी प्रेरणा म्यूजेस नामक देवी की होती है। कवि जो होता है वह अपनी भावनाओं को लोगों के ऊपर थोपता है। उनके विचार जो थे इस अर्थ में उपयोगितावादी थे। उपयोगितावादी विचार किसके थे? प्लेटो के थे। प्लेटो की रचनाएं हमने आपको याद कराई थी कि एक लॉज है, उस लॉज में लोग रिपब्लिक मनाने के लिए विचार गोष्ठी करते हैं, लेकिन एक लड़का माइक पकड़ के इयोन इयोन करने लगता है। लोग नाराज हो जाते हैं और कहते हैं इस गोर्गियास इस गोरे को यहां से हटाओ, नहीं तो हम क्रांतिलुस करेंगे, क्रांति करेंगे, और फेद्रुस इसका फेस दुरुस्त कर देंगे मार मार के। और तब भी नहीं माना तो क्या करेंगे? अंतिम में इसके मुंह में बुश डाल देंगे। यही था ना? तो इस तरीके से हमने फिल कर देंगे इसके मुंह में बुश। तो इनकी रचनाओं को भी याद कर लिया था। लाज, गणतंत्र, विचार गोष्ठी, इयोन, क्रांतिलुस, गोर्गियास, फेद्रुस और फिलेबुस, ये याद कर लिया था। तो लगभग सारी चीजें हम लोगों ने ये आपका हो गया। ठीक है, होता है सर, प्लीज वही रिकॉर्डेड क्लास दोबारा से ऐप पर डलवा दीजिए, कर सकते। अरे देवी जी, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि रिकॉर्डेड क्लास डलवाना नहीं हो तो ऑलरेडी रहती है। पुराना बैच होगा तो रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, उसमें कोई ऐसा आपको कहना ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक, फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अगर आप हमारे नए बैच से जुड़ना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट के लिए, तो आप हमें व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9828959237। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारा नया बैच ले सकते हैं। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का भी बैच आपको मिल जाएगा, और आपके सब्जेक्ट का भी बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।